जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स इस वक्त मेरे पास हैं 3 से 4 खबरें जो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और एक खबर जिसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडिया के साथ वो ताल्लुकात कैसे देखना चाहते हैं और उसके बारे में क्या बात की है उन्होंने। एक नई बात उन्होंने की है, वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसी के साथ एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वक्त धड़ल्ले से धड़ाधड़ चल रहा है। तो हमने कहा लो जी, ये वक्त भी आना था कि जब हमने ये बताना था आपको कि इथोपिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपए के बराबर हो गया है। 1 रुपी इज इक्वलेंट टू पाकिस्तानीज 5 रुपीज। करेंसी का ये आलम है, पाकिस्तान के 5 रुपए बनते हैं। तो ये जो स्क्रीनशॉट चल रहे हैं इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उसमें बड़े ही इसके ऊपर मातम किया जा रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि देखिए ये भी वक्त आना था। इसकी वजह ये है कि एक टाइम ये था कि ये समझा जाता था कि दुनिया का सबसे पूरेस्ट कंट्री जो है उसमें आपको पता है कहती पड़ा रहता है, फैमिन बहुत ज्यादा, वहां पर तो लोगों के पास खाने को नहीं होता, भूखे, और उस कहत की वजह से कितनी बड़ी तादाद में वहां पर बच्चे मरते हैं। तो सभी कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा कंट्री जहां पर कहत पड़ा होता है, जहां के बच्चों को खाना नहीं मिलता, भूख से मर रहे होते हैं, उनकी करेंसी भी पाकिस्तान की करेंसी से ऊपर चली गई है और उनका 1 रुपया पाकिस्तानी 5 रुपए के बराबर हो गया है। मैंने देखा कि तकरीबन कोई 10-15 कंट्रीज तो उससे भी नीचे हैं और उसमें अफगानिस्तान का नाम भी आ रहा था अगर आप जीडीपी के हिसाब से देखें। लेकिन वैसे अगर अफ्रीकन कंट्रीज में आप देखते हैं तो हम अभी तक जो है ना वो उसी उन्हीं बातों में बैठे हुए हैं कि जनाब वहां पे कहते हैं तो देखो ये क्या हो गया। तो इस तरह की बातें। अब ये जो स्क्रीनशॉट है ये कहाँ से लिया, किसने चलाया है मुझे नहीं पता। ये जिसने भी किया ये उसके जिम्मेदारी है कि वो ये उसने किया है। सिर्फ ये चल रहा है क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो मैंने बात आप तक पहुंचा दी। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे। और अगली खबर जो मैंने आपको कहा था कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ना सिर्फ ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान हैज गॉन बैंकरप्ट, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। होने नहीं वाला, बल्कि मैं कह रहा हूँ हो गया, इसलिए हम लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। तो मैंने कहा ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम क्यों कर रहे हैं? तो वो साथ साथ फॉरेन मिनिस्ट्री का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान और इंडिया पर कुछ बात की है, स्टेटमेंट्स दी हैं डिफेंस मिनिस्टर ने। अच्छा, अब उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो बात की है वो तो मैं कहती हूँ भाई सुभान अल्लाह, इसके पर मैं क्या कहूँ। कितने इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा, है जी। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि अफगान हुकूमत के दिन ब दिन बदलते रवैये से हमारे पास उनके लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं। यानी अंदाजा करें कि ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि देखिए अफगानिस्तान जो है वो उनका जो रवैया है, जिस किस्म की उन्होंने हमारे साथ कार्रवाइयां जारी कर रखी है, यही मतलब है ना उनका, जो हमले हो रहे हैं, जो टीटीपी आके उस तरफ से आके उड़ उड़ के आ रहे हैं और फट रहे हैं जगह जगह जैकेटें पहन के, और उनको रोका नहीं जा रहा। तो उन्होंने इसके अंदर ये कहा कि भाई ये सब कुछ हो रहा है तो हमारे पास तो ऑप्शंस बड़े ही कम रह गए हैं। यानी अफगानिस्तान आपसे पूछ रहा है। मैं उस दिन देख रही थी कि किसी ने ये भी लिखा हुआ कि हम किसी भी दहशतगर्द को माफी नहीं देंगे। भाई हाँ, होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने ये लिखा हुआ है, ये कहा कि किसी भी दहशतगर्द को माफी नहीं मिलेगी। तो मैंने उसके ऊपर लिखा, सवाल है कि क्या कोई दहशतगर्द आपसे माफी मांग रहा है? दहशतगर्द आपसे माफी मांगेगा तो आप जरूर उसको माफी दीजिएगा। सर पहले ये तो बताएं आपसे माफी मांग कौन रहा है? आप माफिया मांगते फिर रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ ने जो ये कहा कि दिन ब दिन बदलते रवैये अफगानिस्तान के, तो जनाब हम तो जो हैं वो अब इनको नहीं छोड़ने वाले, अब हमारे पास ऑप्शंस नहीं रह गए। पहले तो बंदा ये पूछे आपके पास ऑप्शंस हैं क्या, और इनका ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। आपके पास जो पहले ज्यादा ऑप्शंस थे वो क्या थे? आपने सबसे जो एक्सट्रीम ऑप्शन है वो भी अडॉप्ट करके देख लिया। वो क्या था? आपने हमला तक कर दिया, आपने स्ट्राइक्स तक कर दी। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो रट है वो अपनी जगह पर कायम है। वो उसके बाद भी नक्शे जारी कर रहे हैं, वो उसके बाद भी इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रही हैं, उसके बाद भी जो है वो जगह जगह फट रहे हैं और धमाके हो रहे हैं, और चीनियों के ऊपर भी जिस तरीके से हमले में जो जो कुछ हुआ है। तो उसमें ख्वाजा आसिफ यानी पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। असल में इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि भाई की करिए हुन, बस करो ना करो, क्योंकि साडे कोल होर कोई ऑप्शन ही नहीं। कहाँ जाएं हम, कहाँ से कौन सी दीवार से जाके सर टकराएं?
क्या आपका मतलब ये है? अच्छा जी, जहां उन्होंने इसके ऊपर ये बात की वहीं पर उन्होंने ये कहा कि जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है उस पे अमेरिका ईरान से गैस ना लेने का हमें कोई ऑल्टरनेट बता दें, हमें कोई ऑल्टरनेटिव दे दें कि भाई हम अगर ईरान से गैस नहीं लें तो हम कहाँ से लें, हम क्या करें। देखिए वैसे तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को जो लेटर गया है उसमें उन्होंने उनको ये कहा है कि जनाब हम तो अमेरिका और पाकिस्तान जो है मिलके काम करेगा, क्लोज पार्टनरशिप और वगैरह वगैरह इस तरह की सारी चीजें प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से कही गई, लेकिन मुबारकबाद नहीं, कोई मुबारकबाद नहीं उसके अंदर। अच्छा चलें, खैर वो ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका हमें ये बता दे कि हम क्या करें। मतलब पूरी दुनिया ने बेड़ा उठाया हुआ है आपका। अमेरिका आपको ये, अच्छा अमेरिका आपको ये कहेगा कि चीन जो है वो इसको बाहर निकाल दें, तो फिर आप अमेरिका से ये कहेंगे अच्छा आप हमें इसका ऑल्टरनेट दे दें, तो अमेरिका आपसे ये कहेगा मैं हूं ना। शाहरुख खान की फिल्म नहीं देखी आपने, मैं हूं ना, आपको एड देने के लिए आपको कोई भी काम करवाना होगा तो हम करवा लेंगे और आपको पैसा दे दिया करेंगे, इसमें ऐसी क्या बात है, ये तो हिस्ट्री है, पास्ट है और रूटीन है आपकी, तो प्रॉब्लम ही नहीं कोई। तो वो आगे से ये कह देगा। वैसे भी वो खबरें जो चल रही थी कि जो चीनियों के जितनी भी कंपनीज और प्रोजेक्ट्स दासू से लेकर और कौन कौन से डैम पर वो सब बंद कर दिए हैं या वो वापस चले गए हैं या जा रहे हैं, इस तरह की खबरें लोग उड़ा रहे हैं ना, बहुत सारी बातें इसके ऊपर कर रहे हैं। जब से वो चीनी इंजीनियर्स पर जो है हमला हो, सॉरी चीनी इंजीनियर्स पर हमला मैंने कह दिया, इसकी वजह ये है कि हामिद मीर ये बता रहे थे कि उनको बाकायदा एडवाइस किया गया और मना किया गया है कि ये आपने जब बातचीत करनी है किसी टेलीविजन चैनल पर तो आपने चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ है ये नहीं कहना, आपने कहना गैर मुल्की इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर हमला हुआ है। गैर मुल्की इंजीनियर्स हैं, वो अफगानिस्तान से आए थे और वहां पे काम करने के लिए, तो गैर मुल्की थे, उनके ऊपर हमला हो गया। भाई क्या बात है, यानी दिस इज अनबिलीवेबल। यानी आप ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो चैनल्स हैं वो अगर ये खबर नहीं चलाएंगे कि चीनी इंजीनियर्स का नाम नहीं लेंगे कि उनके ऊपर हमला हुआ है, तो पूरी दुनिया को पता ही नहीं चलेगा और पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी उसको ऐसे ही करेगा। नहीं नहीं, मना किया भाई पाकिस्तान की तरफ से, आपको पता है, नो वे भाई, लोग मना करें तो करना यह है कि इसको लिखना है गैर मुल्की, तो इंटरनेशनल मीडिया भी उसको गैर मुल्की लिखेगा। भाई सब जगह पर चीनी इंजीनियर्स लिखा जा रहा है, आप उसको कैसे छुपा सकते हैं? यानी समझ में नहीं आती कि इस दौर में भी कहां पर बैठे हुए हैं और कैसी बातें करते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने भारत के हवाले से क्या कहा। ख्वाजा आसिफ ने इंडिया के सवाल के जवाब पर यह कहा कि भारत के साथ ताल्लुकात का अपना पस मंजर है, यानी कि भारत के साथ जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के उसका अपना एक बैकग्राउंड है। बड़ी बात कर दी, अपना एक अलग बैकग्राउंड है। मतलब हर कंट्री के साथ जो आपके रिलेशंस होते हैं उसका पास्ट, उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड अलग होता है। आपके अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं उसका बैकग्राउंड अलग है, तो जाहिर है कि इंडिया के साथ भी अपना एक बैकग्राउंड है, अपना एक पस मंजर है। मुझे समझ नहीं आ सकी ये फलसफियाना जुमला था, इसमें कौन सी फिलॉसफी उन्होंने झाड़ने की कोशिश की। अपना एक पस मंजर है जी। अच्छा, कोई किताब तो आप लिखने नहीं जा रहे कि आपने उसमें क्या लिखना है, पूछा आप साफ साफ जवाब दें। साथ में उन्होंने ये कहा कि उम्मीद जाहिर की कि भारतीय इलेक्शन के बाद शायद ताल्लुकात बेहतर हो सके। ये जियो में पब्लिश हुआ, मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन इलेक्शंस हैं इसके बाद हमारे जो रिलेशंस हैं वो ठीक हो जाएं, इसकी उनको उम्मीद है, उम्मीद की जा सकती है, हो सकता है। अब ये जो है उन्होंने क्या बात की है, ख्वाजा आसिफ को ये नहीं पता जालिमो मोदी आ रहा है तो उनको भी ये पता है कि जालिमो मोदी आ चुका है, आ गया मोदी, कर लो जो करना है, जेड़ा तुसी फट्टे चकने ने फट्टे उन्होंने चक दिते ने, तुसी जेड़ा उखाड़ना उखाड़ लो, जिन्हें उखाड़ना उखाड़ लो। तो उनको ये पता है इस बात का, और फिर भी वो ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अब शायद ये सोच रहा है, या क्योंकि देखिए वो डिफेंस मिनिस्टर हैं तो फॉरेन मिनिस्ट्री का काम भी वो कर रहे हैं, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री को ही पता होगा कि क्या रिलेशंस बनाने हैं इंडिया से और अफगानिस्तान से और कुछ कंट्रीज के साथ, बल्कि सभी के साथ। तो ये जो है ये बात ये बताती है कि ऐसी कोई डिस्कशन हुई है कि जिसमें ये बताया गया है या ये डिस्कस किया गया है कि क्योंकि मोदी आ रहा है आगे और मोदी हुकूमत ही आगे आ रही है, तो फिर ऐसा करते हैं कि भाई कब तक ये जो है, हालात तो ऐसे नहीं रहे कि अब हम पहले भी कह चुके कि भाई हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं कि फिर अब कुछ ऐसा सीन बनाते हैं कि हुकूमत जैसी वो आती है तो उनको मुबारकबाद का पैगाम भेजेंगे नरेंद्र मोदी साहब को, शहबाज शरीफ साहब,
और उनसे कहेंगे जी बहुत ज़बरदस्त हम ताल्लुकात चाहते हैं, हम रिलेशन चाहते हैं, हम ट्रेड चाहते हैं, तो फिर जब उनकी हुकूमत आ जाएगी तो उसके बाद जो है वो तरले मिन्नतें करके गोटे गिटे पकड़ के कहेंगे बस ठीक है अब जो होना था हो गया, चलें जी अब ताल्लुकात अच्छे करते हैं। क्या जो डिफेंस मिनिस्ट्री सही वाली असली वाली वो वाली पिंडी वाली डिफेंस मिनिस्ट्री है वो भी ऐसा सोचती है, या वो रोक देगी ठहर जाओ तुसी कितने चले हो खबरदार। तो ये जो है, लेकिन ये जो इनका बात कहना है ख्वाजा आसिफ का, यानी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, कि इंडिया पाकिस्तान का अपना एक पस मंजर है, बैकग्राउंड है, वो तो ठीक है, लेकिन भारतीय इलेक्शन जो है उसके बाद हम हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो सकेंगे और उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद है। इससे इसका मतलब है कि कोई प्लान बनाया गया है। मोदी ने जो है ना वो आपको लाल झंडी दिखा देनी, मैं अभी बता रही हूँ, पूरा प्लान अपना करके बैठे में कहाँ पे किस किस को कहाँ पर डज लगानी है और क्या क्या करना है, बस ये देखते जाएं आप। तो पता नहीं अब ताल्लुकात वैसे बेहतर होंगे ही नहीं होंगे, ये तो ट्रेड जो है वो आप अगर शुरू करने की बात करेंगे उनसे तो फिर देखेंगे वो क्या जवाब देते। अभी तक तो आपने देख लिया कि उन्होंने साफ ना की है, बिल्कुल उन्होंने कहा नो। लेकिन अच्छा, अब देखिए ना इस किस्म की जब बातें होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें जो पब्लिश हो रही होती हैं, तो एक तस्वीर मेरे सामने बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है, मैंने कहा इसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगी। रही उसमें था कि करारदाद पाकिस्तान 1940 के शुरू का, कि पाकिस्तान की जो रेजोल्यूशन थी 1940 की, उसकी आप देख लें उसमें कौन कौन शामिल था। आप तस्वीर आपके सामने है, ये जो आपके सामने है, इसमें से 4 आजादी से पहले ही वफात पा गए, यानी कि उन्होंने वो देखा ही नहीं कि पाकिस्तान बना, वो पहले निकल लिए, ऊपर की तरफ निकल लिए वो। अच्छा, उसके बाद लिखा है कि आजादी के बाद 6 ने भारत में रहने को पसंद किया, यानी वो इस रेजोल्यूशन में शामिल थे 1940 की, लेकिन फैसला उन्होंने ये किया कि जब पाकिस्तान बन गया कि नहीं भाई उधर जाएंगे हम लोग, पता नहीं कैसे हालात होंगे, देखो तो सही वहां पे हो क्या रहा है, ये तो कुछ लगता नहीं है भाई, नहीं पता नहीं, यानी होता है ना कि कोई ऐसे आपको अनसर्टेनिटी नजर आ रही हो और आप कहेंगे ये तो, फिर देखे ना इंडिया जो है वो वहां पर कितना बड़ा मुल्क, और आप एक छोटा जो टुकड़ा आपने हासिल किया है वहां पे चले जाएं, मुहाजिरीन की बड़ी तादाद वहां पर पहले पहुंच चुकी हो, हालो बेहाल हो सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो इंडिया में रहेंगे, हम नहीं छोड़ के जा रहे। ये रेजोल्यूशन 1945 के शुरका की बात हो रही है। अच्छा, 7 को हुकूमत पाकिस्तान ने गद्दार करार दे दिया, ले भाई, ये तो आपको पता है कि ये तो नंबर 1 हैबिट है, इससे तो आप हटी नहीं। अभी भी गद्दारी के सर्टिफिकेट तो यूं बांटे जाते हैं, ये हम जो इस वक्त जो मैं बात कर रही हूँ तो दुनिया की सबसे बड़ी गद्दार है जी। वो तो वो कहते हैं ना कि भूख भी गद्दार है, हवा भी गद्दार है, कि बड़ी आतिफ तौकीर की हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनकी एक बड़ी ही जबरदस्त नज़म है, गद्दार भूख गद्दार है। तो वो जनाब जो 7 थे ना, वो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कहा ऐ ते गद्दार है ने, चलो जी निकलो इथों, कितने आ गए तो सीखो। अब देखे ना किस किस को गद्दार नहीं कहा, अकबर बुगटी से लेकर वली खान, और बलूचिस्तान में अभी जो सूरत हाल है पता नहीं, सभी अब तो जो गद्दार हैं वो जेलों के अंदर हैं, और जो इससे पहले गद्दार थे वो जेलों से बाहर आके अब हुकूमत में हैं, और उसके बाद जब कुछ होगा तो फिर वो भी गद्दार हो जाएंगे, और फिर उसके बाद कुछ और गद्दार हो जाएंगे, और फिर जो पिछले थे वो भी दोबारा गद्दार हो जाएंगे, और जो अगले बच निकले वो फिर जाके गद्दार हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो 2 अरकान उनमें ऐसे हैं इस तस्वीर में कि जिनको मुस्लिम लीग से निकाला गया, निकल जाओ ठीक है, वो उस तरीके से रह गए। एक गवर्नर जनरल बना, एक वजीर आजम, और दोनों मशकूक हालात में वफात पाए। एक तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के ऐसे लोगों की वफात तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मशकूक ना, मतलब कायद आजम मिस्टर जिना की वफात को भी कहा जाता है कि ये जो एम्बुलेंस थी उसमें तो पेट्रोल ही नहीं था, एम्बुलेंस खराब हो गई, उस वक्त खराब हुई जब उनके डॉक्टर के पास लेके जाना था। फिल्मों में नहीं होता कोई ऐसी चीज हो तो वो खराब हो जाती है, उसको मारने के लिए हाँ ये कर दो तो साजिश कामयाब हो जाती है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि जनाब मिस्टर जिना जो है, मिस्टर जिना अगर अभी होते तो कहा जाता है कि उनके साथ तो जो हो रहा होता, गद्दार करा पा चुके होते। मिस्टर जिना तो कहते हैं ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मिस्टर जिना होते तो वो गद्दार करार पा चुके होते, हो सकता है कोई जेल वेल में भी जा चुके होते कई दफा। हाँ, अच्छा, उसके बाद जो है हालात में दोनों मशकूक हालात में वफात पाए। ये है मुतालिया पाकिस्तान, नीचे लिखा हुआ है। तो ये जनाब हमने आपको जो पढ़ा दी और बता दी ये वाली खबर। तो अब मैं आखिरी जो है आप पे थोड़ी सी इसके ऊपर बात करेंगे, हम दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे जो पाकिस्तान में इस वक्त
मुल्लाओं ने जो एक गदर मचा रखा है, और जो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादतियां हो रही है मदरसों में, और जिस तरीके से वो मुआविया जो है मुल्ला, उसको बचाने के लिए इब्तिसाम इलाही जहीर सामने आया, और उस मौलवी ने उसको बचाने के लिए उसकी सहूलतकारी की, इसके बावजूद कि उसने एक छोटे बच्चे से वहां पे ज्यादती की थी, और इतना बड़ा केस बनने के बावजूद जो है वो बचाया गया। तो मैं कहती हूँ कि इससे ज्यादा घटिया और शर्म की बात कोई नहीं है कि ऐसे मौलवी जिनके साथ आप अल्लामा लगाते हैं, जो टीवियों पे बैठ के भाषण देते हैं, जिनके मदरसे इतने बड़े बड़े हैं कि वहां पर बच्चे वालिदैन अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं सालों, जहां पर रोजाना बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर उन लड़कों के साथ बच्चों के साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, और उनके साथ जिनसी ज्यादती की जा रही है। और वो जो मौलवी है उसको जो है एक और मौलवी ने बचाया है। इनके सामने से अल्लामा हटाएं, इनके डेजिग्नेशंस ले लें, इनके मेंबर इनसे ले लें जहां पे खड़े होके ये बोलते हैं। आप खुद भी वो सारे काम कर सकते हैं जो वो करते हैं। निकाह आप नहीं पढ़वा सकते, फातिहा आप नहीं पढ़ सकते, मतलब कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते और वो कर सकते हैं। लेकिन कम से कम अपनी नस्लों को तो उनके हाथों से बचा लें। बहरहाल इसके ऊपर फिर बात करेंगे। इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।